नमस्कार। एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, व्यवसाय और पैसे से लाभ की गणना के लिए व्यवसाय में कई ऐसे व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, जिनको आयकर अधिनियम की धारा 40 के अनुसार कर योग्य आय की गणना करने के लिए इन खर्चों को घटाया नहीं जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये खर्चे आयकर की दृष्टि से अस्वीकृत व्यय होते हैं। तो आज हम स्पष्टतया अस्वीकृत खर्चे, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड के बारे में तथा ऐसे व्यय और भुगतान जो कुछ परिस्थिति में कटौती योग्य नहीं होते हैं, एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है लेते हैं स्पष्टतया अस्वीकृत खर्चे। कंपनी करदाता के लिए सबसे पहले कि भारत के बाहर अथवा भारत में किसी अनिवासी को अथवा विदेशी कंपनी को देय कोई ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के बदले फीस व अन्य राशियां जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य हैं और जिन पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया हो, टीडीएस नहीं काटा गया हो, अथवा उद्गम स्थान पर कर काट कर उसका गत वर्ष में या अगले वर्ष में धारा 139(1) के तहत निर्धारित देय तिथि को या इससे पूर्व ऐसे कर का भुगतान नहीं किया गया हो, तो ऐसी राशि कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं की जाएगी। यानी अगर हमने टीडीएस नहीं काटा है या टीडीएस काट लिया है लेकिन उसको निर्धारित तिथि तक यानी 139(1) के तहत हम रिटर्न फाइल करते हैं उस तिथि तक, या उसकी जो आगामी देय तिथि है उस तिथि तक उसको अगर जमा नहीं कराया है, तो ऐसे खर्चे यानी ऐसे व्यय जो होंगे वो पूर्णतया अस्वीकृत किए जाएंगे। इनको हम स्पष्टतया अस्वीकृत खर्चों की श्रेणी में शामिल करेंगे। व्यापार एवं पेशे के लाभों पर कर, ये भी पूर्णतया अस्वीकृत व्यय है, अस्वीकृत खर्चे हैं। अगर इनको कंपनी के लाभ हानि खाते में या लाभ हानि विवरण के अंतर्गत अगर दिखा दिया है तो इनको हम डिसअलाउड करेंगे, यानी यह अलाउड नहीं होंगे। तीसरा है संपदा कर, वेल्थ टैक्स। चौथा रॉयल्टी, लाइसेंस, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा प्रभार अथवा अन्य किसी शुल्क या प्रभार के रूप में चुकाई गई कोई राशि, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसका आरोपण राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य सरकार के उपक्रम पर किया गया हो अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के उपक्रम को आवंटित किया गया हो। यदि इन राशियों का आरोपण अथवा आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है या राज्य सरकार के उपक्रमों के अलावा अन्य करदाताओं पर भी इनका आरोपण किया जाता है, तो ये राशियां अस्वीकृत नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट हमारे कि भारत के बाहर अथवा अनिवासी व्यक्ति को वेतन शीर्षक के अंतर्गत दी गई राशि यदि उस पर कर नहीं चुकाया गया हो अथवा उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा गया हो। इसके साथ ही अपने कर्मचारियों के हित के लिए रखे गए प्रोविडेंट फंड अथवा किसी ऐसे ही अन्य फंड में दिया गया नियोक्ता का अंशदान, यदि करदाता ने ऐसे फंड में से कर्मचारी को दिए जाने वाले भुगतान पर उद्गम स्थान पर कर काटने का कोई प्रबंध नहीं किया गया हो। तो प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान
और उसके ऊपर अगर कर काटने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है तो ऐसा व्यय अगर कंपनी की पुस्तकों में दिखा रखा है तो वह अस्वीकृत व्यय की श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। साथ ही नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के अनुलंबों पर स्वेच्छा से किया गया कर का भुगतान, जिसका उल्लेख धारा 10 सीसी में किया गया है, वह भी पूर्णतः अस्वीकृत व्यय है। और किसी निवासी व्यक्ति को देय ऐसी राशि जिस पर उद्गम स्थान की कटौती की जानी चाहिए थी धारा 192 से 194 LA के तहत, परंतु जिस पर भुगतान कर्ता ने उद्गम स्थान पर कर नहीं काटा हो या कर काटने के बाद निर्धारित देय तिथि को या इससे पूर्व कर का भुगतान सरकार को नहीं किया हो, तो करदाता को भुगतान योग्य राशि के 30% की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। परंतु यदि ऐसे कर की कटौती अगले किसी गत वर्ष में कर ली जाती है और पिछले गत वर्ष में की गई कटौती का भुगतान धारा 139 के तहत निर्धारित देय तिथि के पश्चात अगले किसी गत वर्ष में सरकार को किया जाता है, तो ऐसी राशि के 30% की कटौती उस गत वर्ष में दे दी जाएगी जिसमें उद्गम स्थान पर काटे गए कर का भुगतान किया जाता है। यानी जिस गत वर्ष में अगर यह कटौती कर ली जाती है और उसका भुगतान कर दिया जाता है, तो उस गत वर्ष में उसकी कटौती दे दी जाएगी जो पूर्व में नहीं दी गई थी। इसके साथ ही अगला जो पॉइंट हम लेते हैं कि व्यय एवं भुगतान जो कुछ परिस्थितियों में कटौती योग्य नहीं होते हैं, तो ऐसे कुछ भुगतान या ऐसे जो खर्चे हैं जो कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान। यदि किसी करदाता द्वारा ऐसा कोई व्यय किया गया हो जिसका भुगतान कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्ति की परिभाषा आगे है कि जिनका को प्राप्त होता है और निर्धारण अधिकारी की सम्मति में व्यापार की उचित आवश्यकताओं को देखते हुए या संबंधित सेवा, माल या सुविधा जिनके लिए भुगतान किया गया है कि बाजार मूल्य को देखते हुए अगर अत्यधिक है और अनुचित है, तो वह भुगतान के उस भाग को अस्वीकृत कर देगा जो अत्यधिक और अनुचित है। परंतु यदि यह भुगतान धारा 92 द्वितीय में वर्णित राशि से अधिक नहीं है, तो भुगतान के किसी भी भाग को या किसी कर निर्धारण वर्ष में अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। अब विशिष्ट व्यक्ति से कंपनी करदाता में संचालक, साझेदार अथवा उसका सदस्य या इनके रिश्तेदार, और ऐसा व्यक्ति जिसका करदाता के व्यापार और पेशे में सार्वजनिक हित हो या ऐसे व्यक्ति का रिश्तेदार, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों के समुदाय, हिंदू विभाजित परिवार जिनका करदाता के व्यापार में सार्वजनिक हित हो या इनका कोई संचालक, साझेदार अथवा सदस्य या इनके रिश्तेदार, या ऐसा व्यवसाय या पैसे करने वाली ऐसी अन्य कंपनी जिसमें पहले वर्णित कंपनी का सार्वजनिक हित है पूर्व में, और करदाता के व्यापार में सार्वजनिक हित रखने वाला व्यक्ति यदि किसी कंपनी, फर्म, व्यक्तियों के समुदाय या अविभाजित हिंदू अविभाजित परिवार का संचालक, साझेदार अथवा सदस्य है, तो वह कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय या हिंदू अविभाजित परिवार या उनका कोई संचालक, साझेदार या सदस्य अथवा इनके रिश्तेदार। तो यहां पर यानी कंपनी के संचालक या उसके रिश्तेदार या संचालकों का किसी कंपनी में सार्वजनिक हित हो या उनके रिश्तेदारों का सार्वजनिक हित हो। यहाँ रिश्तेदार से आशय जो है उसका स्पष्टीकरण कि उस व्यक्ति के पति, पत्नी, भाई, बहन अथवा माता, पिता, दादा, दादी अथवा पुत्र, पुत्री, पौत्र एवं पौत्री से है। दूसरा, कंपनी के व्यापार में उस व्यक्ति का सार्वजनिक हित माना जाता है जिसके पास उसके 20% या
अधिक मताधिकार वाले अंश हों। अन्य किसी व्यक्ति के व्यापार में उस व्यक्ति का सार्वजनिक हित माना जाता है जिसे उस व्यापार का संबंधित गत वर्ष के लाभों का 20% या अधिक भाग प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो 20% से अधिक मताधिकार वाले अंश हों और व्यापार या उस व्यापार के या व्यवसाय के लाभों का कम से कम 20% से अधिक लाभ पर प्राप्त करने का अधिकार उस व्यक्ति का हो, तो यह व्यक्ति जो है सार्वजनिक हित वाला व्यक्ति माना जाता है। इसके साथ ही दूसरा जो पॉइंट आता है, तो ये तो है कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान जो कि इस परिस्थितियों के अंतर्गत स्वीकृत नहीं होंगे। दूसरा है 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान। यदि कोई करदाता ऐसा व्यय करता है जिसके संबंध में किसी एक व्यक्ति को खाते में जमा होने वाले चेक या बैंक ड्राफ्ट अथवा ईसीएस के अलावा अन्य किसी तरीके से एक ही दिन में किया गया भुगतान और भुगतानों का योग 10,000 से अधिक राशि का हो, तो ऐसे व्यय की संपूर्ण राशि अस्वीकृत कर दी जाएगी। परंतु यदि मालवाहक वाहन को चलाने, किराए पर देने या पट्टे देने से संबंधित है तो ऐसे भुगतान को के योग के संबंध में यह सीमा 35,000 रुपये होगी और अन्य भुगतानों के संबंध में यह सीमा 10,000 रुपये ही लागू रहेगी। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिनमें कि ऐसे व्यय की राशि को न तो संबंधित गत वर्ष में अस्वीकृत किया जाएगा और न ही बाद में किसी गत वर्ष में व्यापार और पैसे की आय में सम्मिलित किया जाएगा, कि जिसे नियम 6DD है। तो जिसमें कि यदि भुगतान रिजर्व बैंक या भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाले किसी कंपनी को किया जाए, भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा अन्य किसी बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक सहित को किया जाए, और यदि भुगतान प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक साख समिति को किया जाए आदि, ये इस प्रकार के करीब 15 बिंदु हैं जो कि आपकी पुस्तक में हैं और यहाँ पर स्लाइड पे भी दिखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर भुगतान है तो ये भुगतान अलाउ होंगे। इसमें भी कि यदि एक व्यक्ति को एक दिन में 10,000 रुपये अथवा 35,000 रुपये जो भी लागू हो से अधिक राशि का भुगतान खाते में जमा होने वाले चेक या बैंक ड्राफ्ट से कराने का प्रावधान माल अथवा सेवाओं के भुगतान के संबंध में ही लागू होता है। स्थायी संपत्तियों के क्रय के संबंध में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। परंतु कर निधान वर्ष 2018-19 से ऐसी स्थिति में स्थायी संपत्तियों पर हास छूट प्रदान नहीं की जाएगी। तीसरा आता है जो पॉइंट हमारे यहाँ पे कि ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आयोजन। कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा हटाए जाने पर ग्रेच्युटी का भुगतान करने के उद्देश्य से किया गया आयोजन स्वीकृत नहीं होगा। आयोजन प्रोविजंस जो है स्वीकृत नहीं होंगे, परंतु गत वर्ष में देय ग्रेच्युटी के लिए किया गया आयोजन स्वीकृत होगा। उसी वित्तीय वर्ष में जो है हमारा अगर ग्रेच्युटी देय है और उसके लिए अगर आयोजन किया है तो वह स्वीकृत होगा। बाकी आगामी के लिए जो आयोजन बनाए जाते हैं वो ग्रेच्युटी के लिए अगर आयोजन है तो वह अस्वीकृत होगा। कुछ व्ययों का वास्तविक भुगतान पर ही कटौती योग्य होना। कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनका भुगतान करने पर ही, यानी वास्तविक भुगतान होने पर ही कटौती योग्य होते हैं। धारा 43B के अंतर्गत है ये। तो जिसमें कि विक्रय कर, उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और चुंगी, कर्मचारियों को देय बोनस, कमीशन, निम्न संस्थाओं से लिए गए ऋण पर देय ब्याज जैसे सार्वजनिक वित्तीय संस्था, राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक वित्त निगम, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक से लिए गए अवधि ऋण पर देय ब्याज, करदाता का नियोक्ता के रूप में कर्मचारी को जमा छुट्टियों के बदले भुगतान, करदाता का नियोक्ता के रूप में प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और ग्रेच्युटी फंड में अंशदान, रेलवे की संपत्तियों का उपयोग करने के बदले भारतीय रेलवे को देय राशि। उपयुक्त व्ययों की कटौती उस गत वर्ष में स्वीकृत की जाती है जिस गत वर्ष में वास्तव में भुगतान किया जाए। परंतु यदि करदाता अपने लेखे को व्यापारिक पद्धति मर्केंटाइल सिस्टम के आधार पर रखता है तो उपयुक्त व्ययों का भुगतान आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व कर देता है तथा भुगतान करने का साक्ष्य आय के नक्शे के साथ अगर संलग्न कर देता है
तो ऐसे व्यय उस गत वर्ष में कटौती योग्य मान ले जाएंगे जिस गत वर्ष में ऐसे व्यय भुगतान के लिए ड्यू हो गए थे। धारा 43B के संबंध में निम्नांकित जो निर्णय है, न्यायिक निर्णय है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि नंबर 1 है कि किस्त न तो शुल्क है और न ही कर है, और इस पर धारा 43B के प्रावधान लागू नहीं होते इंस्टॉलमेंट के ऊपर। यह न तो टैक्स है और न ही शुल्क है, फीस है। सहकारी समितियों द्वारा सरकार को देय अंकेक्षण शुल्क पर भी धारा 43B के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। नगरपालिका कर पर ब्याज पर धारा 43B के क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि नगरपालिका कर से जुड़ा हुआ नहीं होता है। मंडी कर को मंडी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए चुकाया जाता है, और इस पर भी धारा 43B के प्रावधान लागू नहीं होते। बैंक गारंटी प्रस्तुत करने को धारा 43B के उद्देश्यों के लिए भुगतान नहीं माना जाता है। तो ये तिथियाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर धारा 43B के प्रावधान जो है वो लागू नहीं होते हैं, ध्यान रखें इनको भी। इस संबंध में 43B के संबंध में जो कुछ स्पष्टीकरण ये भी है कि अभी जो अपने ब्याज की राशियों की कटौती वास्तव भुगतान करने में ही दी जाएगी, और यदि ब्याज की राशियों को ऋण में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसी कटौती नहीं दी जाएगी। और जिस गत वर्ष में करदाता को ऊपर वर्णित राशियों के संबंध में दायित्व उत्पन्न हुआ था, उस गत वर्ष के आय का नक्शा प्रस्तुत करने के अंतिम करदाता द्वारा उक्त राशियों को भुगतान कर दिया जाता है, और ऐसे भुगतानों का सबूत आय के नक्शे के साथ संलग्न अगर कर दिया जाता है तो ऐसे व्ययों की कटौती उसी गत वर्ष में स्वीकृत कर दी जाएगी। दूसरा, उपार्जित आधार पर अगर हमने कटौती स्वीकृत कर दी है तो उसके भुगतान की दोबारा कटौती नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पर स्क्रीन पर विभिन्न करदाताओं के लिए आय का नक्शा प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथियां जो है वो दे रखी है, इनका अध्ययन करें। और ये ऐसे व्यय हैं जो कि कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत ये कटौती योग्य भी माने जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।